अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान एंड आई वेलकम यू टू माय फाइनल ओ लेवल्स गाइड। तो ये मेरी 9th ओ लेवल्स गाइड है और ये है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर और इसका कोड है 5014। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का पेपर मैंने दिया था अक्टूबर-नवंबर 2021 में। मैंने दिया था पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह के साथ। तो बल्कि मैं पर्सनली रिकमेंड भी ये करूँगा कि अगर आपने ईएम का पेपर देना है तो अपने पाकिस्तान स्टडीज़ वाले पेपर के साथ दें, क्योंकि उसके अंदर जो जोग्राफी वाला पोर्शन है वो ईएम के साथ बहुत सिमिलर है और बल्कि काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो कोइंसाइड भी करते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये दोनों पेपर्स इकट्ठे देने चाहिए। सबसे पहले हम ना ये इस बात पर बात करते हैं कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अक्सर लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखते हैं, खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल 8 हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना ओ लेवल में नॉर्मली, तो हमारा एक आधा अगर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, हमें फॉर एग्जांपल उर्दू के अंदर बी आ जाता है या सी आ जाता है, अल्लाह ना करे, तो जो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना ये हमें कवर अप कर देगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप इक्वलेंसी बनाने जाएंगे ना, बेसिकली ये जो ओ लेवल्स के ग्रेड्स हैं इनकी इक्वलेंसी बनती है जो कि आप बनवाएंगे अपने बोर्ड में जाके, और वो बेसिकली आपके इन नंबरों को, इन ग्रेड्स को मैट्रिक के नंबरों के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो इक्वलेंसी है वो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं करते, आपके उर्दू का ग्रेड ही उधर लगेगा। उधर आपका ईएम का या आपका जितने मर्जी आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लो, जितने मर्जी अच्छे ग्रेड हो, उनका आपकी इक्वलेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये नुकसान है, ये बंदों को नहीं पता होता जो कि मैं बता रहा हूँ। अब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने का फ़ायदा क्या है? ऑब्वियसली एक चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा आपको यूनिक बनाता है, थोड़ा सा ज़्यादा बताता है कि हाँ यार आप कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हो। तो जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको प्रेफर करेंगी कि आपने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आपको पढ़ने का शौक़ है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये स्कॉलरशिप लेने में, ए लेवल्स के अंदर स्कॉलरशिप लेने में मदद कर सकती है। तो अक्सर स्कूल्स के अंदर एज़ या ए स्टार्स के ऊपर क्राइटेरिया होता है। तो वही बात, अगर हम वही वाला एग्जांपल वापस ले लें कि अगर उर्दू के अंदर आपका ग्रेड नहीं आया और ईएम में आ गया, तो उस एग्जांपल में लगे, तो उस लिहाज से फिर जो आपका ईएम वाला ग्रेड है वो आपको उर्दू वाले ग्रेड को कॉम्पनसेट कर देगा, क्योंकि अक्सर स्कूल्स के अंदर मेरे ख्याल से 8 एज़ के ऊपर स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है। तो अगर आपने 9 सब्जेक्ट दिए हैं और आपका एक बी है और 8 ए हैं, तो फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये फ़ायदा है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने का। तो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दे दें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, क्योंकि खैर उसके अंदर कोई ख़ास इतना बड़ा नुकसान नहीं है। आप उसको साइड पे हल्का हल्का तैयार करते रहेंगे और फिर दे देंगे, तो मेरे हिसाब से कोई इसमें बुरी बात नहीं है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देने में कोई इतना हर्ज नहीं है। तो सोर्सेज, अब ईएम की सोर्सेज क्या इस्तेमाल करें? ईएम की मेरे पास एक बुक है, तो ईएम की ये एक बुक है, ये इसकी टेक्स्ट बुक है जो कि मेरे ख्याल से कैम्ब्रिज एंडोर्स्ड है, बल्कि कैम्ब्रिज ने ही बनाई हुई है ये। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक और मैंने पर्सनली भी यूज़ की थी और इसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और आप एक दफ़ा इस बुक को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी ईएम की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो जाती है। बाकी अगर आपको फिर भी सोर्सेज की ज़रूरत है तो जो भी आप टीचर, जो भी आप ले रहे हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं ईएम, तो उनके आप वो लेसन्स जो हैं, लेक्चर्स को सुना करें। वो अक्सर कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देते हैं जो आपको नहीं, नए पॉइंट्स पता लग जाते हैं। और सबसे अच्छा सोर्स जो मैंने पर्सनली देखा था वो था कि पास पेपर्स की मार्क्स स्कीम्स। मैं पास पेपर्स जब इसके अटैम्प्ट करता था ईएम के, तो उनकी मार्क्स स्कीम्स के अंदर ना अच्छे खासे पॉइंट्स लिखे होते हैं और वो पॉइंट्स बंदा पढ़ लेता है और उसमें से आपको नई चीज़ें पता लग जाती हैं तो वो नोट डाउन कर लेता है। तो बेसिक तैयारी ईएम की यही है। तो ईएम का स्टडी मेथड इसका बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स की तरह ही है कि आपने इसको टॉपिकल वाइज पढ़ना है। आपने एक टॉपिक पढ़ना है ईएम का, उसके आपने बैठ के अच्छी तरीके से जो भी आपको रटे वाली चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं, आपको याद नहीं हो रही, वो साथ में थोड़ा थोड़ा लिख लो पॉइंट्स के तौर पे। और इसके अंदर मैं आपको यही कहूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा ये बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ये, तो इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको। बेहतर यही है कि आप बैठ के पहले सारा सिलेबस एक दफ़ा रीड करके और उसके हल्के हल्के पॉइंट्स बना लें और फिर सीधा डायरेक्टली ईयरलीज़ के ऊपर चले जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली साइड सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जो असल सब्जेक्ट्स हैं वो अफेक्ट हो जाएँ। इनको आपने बस साइड पर थोड़ा थोड़ा चलाना होता है, थोड़ा बहुत रीड करते रहो, थोड़े बहुत क्वेश्चन करते रहो। एक आधा आपको टॉपिक बहुत तंग कर रहा है तो उसके कोई स्पेसिफिक टेस्ट कर लो। तो स्टडी मेथड इसका बेसिकली यही है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ टू अटैम्प्ट
द क्वेश्चंस। अब ईएम का जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट उसकी तरह ही है जियो के, बल्कि ईएम का जो P1 P2 है वो भी बहुत सिमिलर होते हैं, बेसिकली सेम चीज़ ही है। तो अगर इस वजह से मैं पहले भी रिकमेंड कर रहा था कि पाकिस्तान स्टडीज़ के जो जियोग्राफी है उसके साथ इस पेपर को देना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर कुछ टॉपिक्स और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स कोइंसाइड करते हैं। और मुझे इस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ था कि ईएम के जो मैंने नॉलेज ली हुई थी वो मैं ज्योग्राफी में इस्तेमाल कर रहा था, और जियो के अंदर जो मैंने नॉलेज ली थी वो ईएम के अंदर इस्तेमाल कर रहा था। तो ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को। तो इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट उसी तरह का होता है जैसे एक ज्योग्राफी का पेपर है। तो जैसे मैंने उस गाइड में बताया था कि आपने हर मार्क को एक पॉइंट समझना है, तो आपका दिमाग बिल्कुल ओपन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जनरल सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आपका ओपन माइंड होगा, जितना ज़्यादा विजनरी माइंडसेट के साथ जाएंगे इस पेपर को करने, उतना फ़ायदा होगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। कोई आपको प्रॉब्लम प्रेजेंट की जा रही है, उसके लिए आपके पास फ़ौरन सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, ये चीज़ आपको रीडिंग से आएगी। कोई भी आपके आगे कोई इन्वायरमेंटल का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, फॉर एग्जांपल यूट्रोफिकेशन आ जाती है जो काफ़ी कॉमन टॉपिक है इसके अंदर, उसके आपको फ़ौरन पॉइंट्स आने चाहिए कि यूट्रोफिकेशन होती कैसे, उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, उससे इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हो रहा है, इससे सोशल इफेक्ट क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इसको हम सॉल्व करें तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, और वो हमारे लिए क्या थोड़ा क्यों मुश्किल हो सकता है सॉल्व करना। हो सकता है कैपिटल का इशू हो सकता है किसी और चीज़ का इशू हो। तो ये चीज़ें आपको फ़ौरन ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक और भी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसमें वैलिड पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं उसके अंदर ये ख्याल रखें कि आप लॉजिक से लिख रहे हैं, किसी ऑथेंटिसिटी से लिख रहे हैं, वो एक्चुअली कोई फ़ायदा दे रही हो। ऐसा अन्य भी लिखना नहीं है, लेंथ के ऊपर नहीं जाना, पॉइंट्स के ऊपर जाना है। और की टिप्स फॉर ईएम, तो की टिप्स में यही है कि भाई अक्सर लोग जो जब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। देखो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर ही ट्रीट करो। आपने प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं अपनी। ऑब्वियसली ये जो सब्जेक्ट है दिस इज़ अ लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट, क्योंकि ये उस लेवल का आपका मेजर सब्जेक्ट नहीं है, आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। तो आपको इससे अपना टाइम मैनेज करना आएगा कि यार मैंने अपने मेन सब्जेक्ट्स पर कितना टाइम देना है और मैंने इसके ऊपर कितना टाइम देना है, और मैंने हर चीज़ को बैलेंस करके कैसे चलना है। तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आप बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस करना सीखें। इसको आप हफ्ते में अगर 2-3 दफ़ा भी पढ़ रहे हैं, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और अभी इसका पेपर भी दूर है मेरे ख्याल से, तो जिन लोगों ने साथ में वो दे रहे हैं अपने पाकिस्तान स्टडीज़ उर्दू वगैरह दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अभी पढ़े ही ना ईएम को, अपने मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करें। और ईएम आपको अगर एक या 2 हफ्ते भी मिल जाए ना ईएम के लिए फुली, तो मेरे हिसाब से ये तैयारी स्टार्ट से भी कर सकते हैं इसकी, अगर आपने जियो रखी हुई है, क्योंकि इट्स वेरी सिमिलर टू जियो। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनी सेट करें, जस्ट कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, स्टिक टू द पॉइंट्स, और अपनी गलतियों से सीखें। जैसे एक आम सब्जेक्ट होता है, अपनी गलतियों से सीखें, प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर रहे हैं। अपने टीचर से सवाल पूछें, जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछें, जितनी रीडिंग कर सकते हैं रीडिंग करें। इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट, इट इज़ जस्ट एन अदर सब्जेक्ट। जो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन जो असल टिप ये है कि भाई इसको बैलेंस करना सीखो, साथ साथ चलाने की कोशिश करें। और इसको अगर आप 1-1.5 हफ्ता एंड में फोकस्ड दे देंगे तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो मुझे पता है ये थोड़ी छोटी सी गाइड बनी है, लेकिन सब्जेक्ट ही छोटा है। और दैट वाज द एंड ऑफ माय ओ लेवल गाइड्स। मुझे पता है काफ़ी लंबी एक टाइम स्पैन में बनी है। इट इज़ टफ़ यार। वैसे मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि गाइड्स बनाना इतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यार टीचर्स को मैं सलूट करना चाहता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, ये कोई आसान काम है नहीं कि ना आप टीचिंग करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और ये मुझे फ़र्स्ट हैंड भी थोड़ा अंदाज़ा हो गया। हालांकि मैंने अभी कोई थियोरेटिकल चीज़ पढ़ाई नहीं, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन फिर भी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई गाइड्स, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अभी हम थोड़ा सा अपने वापस ओल्ड व्लॉग्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। CIEs भी आ रहे हैं आगे, तो उनके भी व्लॉग्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा यार, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज़।